हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम यूनिट 6 जो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 उसके उस चैप्टर पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यूनिट नंबर 6 होगा आज का हमारा टॉपिक और यूनिट नंबर 6 का जो नाम है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसा कि हम सब ने डिस्कस किया है और इतना समय नहीं हुआ कि डिटेल में हम उसको और बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी में कई सारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करी गई थी आज़ादी के बाद से। उन तमाम पॉलिसीज़ के अडॉप्शन से शुरुआत में बेनिफिट हुए नहीं हुए, इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से जान नहीं पाई हमारी सरकार। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने उन तमाम पॉलिसीज़ के रिजल्ट्स को देखा तो पता चला कि 1990 तक आते आते हमारी इकोनॉमी में उन पॉलिसीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट कम बट नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ गया है, जिसकी वजह से उन पुरानी सारी पॉलिसीज़ जो आज़ादी के बाद से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में चल रही थी, उन पॉलिसीज़ को हटा दिया गया और उनको हटाकर उनकी जगह पर नई पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया। उन्हीं पॉलिसीज़ को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में आर्थिक सुधार। ये किया गया था 1991 में और आपको शॉर्ट में ये बात याद रखनी है कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पर 3 मेन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया था। LPG, L का मतलब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, जहाँ पर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस इंडियन इकोनॉमी में थे उन सबको काफ़ी हद तक लिबरलाइज कर दिया गया था। मतलब हर एक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के थे उन्हें फ्री कर दिया गया था। किससे? फ्रॉम द गवर्नमेंट रूल। तो आप याद रखने के लिए एक छोटा सा वर्ड याद रख सकते हैं, दैट इज़ फ्री। किससे? फ्रॉम द रूल्स। किसने लगा रखे थे? गवर्नमेंट ने। किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। P से है प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र। इससे आप एक शब्द याद रखें, ट्रांसफ़र कीवर्ड, सो दैट कि आपको ये ध्यान में रहे कि प्राइवेटाइजेशन में सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, सरकारी क्षेत्र के उद्योग, इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जा रहे थे क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ठीक तरीके से चलाए नहीं जा पा रहे थे। और तीसरा है G, विच इज़ ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है वैश्वीकरण और इसको याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रखें, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब है ग्लोबलाइजेशन के तहत इंडियन इकोनॉमी को पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। ये मेन पॉलिसीज़ रही LPG पॉलिसी के तौर पर। और अब इन्हीं पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ इस यूनिट को रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जहाँ पर पूछता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड। फटाफट से हम सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे और पहला ही सवाल है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था कि इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो स्टार्ट कब हुआ था। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। पहला है 1947, दूसरा है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1969 और चौथा ऑप्शन है 1991। इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर पाओगे। इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। यूनिट के नाम में ही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। एंड अगला सवाल, द मीनिंग ऑफ LPG इज। ऑप्शन लिबरलाइजेशन पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन एंड ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ दीज। तो जो मीनिंग है LPG का वो है लिबरलाइजेशन। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन
एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, विच मीन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ दीज। ये राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें, जहाँ पे बोलता है कि डिमेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो अडॉप्ट करी गई उसके डिमेरिट्स पूछे जा रहे हैं, और सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज इन मोनोपोली। मोनोपोली में इंक्रीमेंट हुआ। ऑप्शन बी कहता है इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि हो गई लिबरलाइजेशन के आने से। ऑप्शन सी है इंक्रीजेज इन कंपटीशन, प्रतियोगिता बढ़ गई इंडियन इकोनॉमी में। या फिर ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दीज। क्या ये इनमें से सभी डिमेरिट्स हैं लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के? तो इसका जवाब आपको ज़रा ध्यान से समझना होगा कि ऑप्शंस में से सही जवाब क्या होंगे। देखिए, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को शॉर्ट में अगर आप याद रखें और समझेंगे तो एक ऐसी पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई जिससे इकोनॉमी के ऊपर सरकारी क्षेत्र के द्वारा जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे वो तमाम रूल्स रेगुलेशंस को हटा दिया गया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर लिबरलाइज हो गई। मतलब प्राइवेट सेक्टर फ्री हो गई अपनी मर्जी से और अपने तरीके से काम को करने के लिए, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो या फिर किसी अदर सेक्टर की हम बात करें। इन्वेस्टमेंट से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस के डिटर्मिनेशन तक की आज़ादी सरकारी क्षेत्र के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। इस पॉलिसी के आने से इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट्स मिले और साथ ही साथ उसके डिमेरिट्स को भी देखा गया। बेनिफिट्स ये हुए कि इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ गया, प्रतियोगिता बढ़ी। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जहाँ पहले बहुत ज़्यादा हार्ड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करता था, अब नहीं रहा। तो प्राइवेट सेक्टर आपस में प्रतियोगिता करते हुए उनका इंक्रीमेंट हो गया, उनका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। तो कंपटीशन के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे प्रॉफिट बढ़ा, जिससे डेवलपमेंट बढ़ा। तो ये सारे मेरिट्स हुए। डिमेरिट की बात करेंगे तो जब सरकार ने अपने हस्तक्षेप, अपने इंटरफेरेंस को कम कर दिया इन द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी अपर क्लास के लोग थे, यानी कि वैसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या जिनके पास कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी, वैसे लोगों ने अपने तरीके से मनमाने ढंग से काम को करना शुरू किया। जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, जिनके पास कम पैसा है वो कम प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर डिमेरिट्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास मोनोपोली पावर जो है वो बढ़ा। साथ ही साथ अगर मेरिट की बात करें तो कंपटीशन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। हमारा सवाल है कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के डिमेरिट्स क्या क्या थे? लिबरलाइजेशन के आने से इकोनॉमी को क्या नुकसान उठाना पड़ा? तो नुकसान और फ़ायदा ये आप आराम से अभी एनालाइज कर पाओगे, जो भी मैंने आपको ब्रीफ किया कि लिबरलाइजेशन से नुकसान ये हुआ कि इकोनॉमी में मोनोपोली बढ़ा। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार बढ़ गया, यानी कि जहाँ लोग जो हैं अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को रखते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ गई। बाकी ऑप्शन बी देखो तो कहता है इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का बढ़ना नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा है, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑप्शन सी कहता है इंक्रीजेज इन कंपटीशन। प्रतियोगिता का बढ़ना भी नुकसान नहीं है, ये भी एक तरह का फ़ायदा है, क्योंकि जितनी अधिक प्रतियोगिता होगी, जितनी अच्छी प्रतियोगिता होगी, इकोनॉमी का ग्रोथ, इकोनॉमी का डेवलपमेंट उतना ही बेहतर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी और सी भी नहीं होंगे सही जवाब। ऑप्शन डी की बात करें विच इज़ ऑल ऑफ दीज, देखिए ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इन दिस केस आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी पता लगेगा कि मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। इसमें भी आपको बिल्कुल ऑल ऑफ दीज को टिक करके अपने सवाल के जवाब को गलत मत कर दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगले सवाल पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द country was enforced in the year
ऑप्शंस हैं इसके 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 एंड ऑप्शन डी विच इज़ 1994। कहता है कि इंडियन इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पर जो पॉलिसी है वो कब लागू की गई, कब उसको लाया गया। आपको मैं बता दूं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही मतलब है, या फिर कहो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी कि ये दोनों के दोनों टर्म जो हैं वो सेम है। इसका मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है, और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विच इज़ 1991 में इंडियन इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रायोरिटीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज, ऑप्शंस देखें। सबसे पहला इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन। सवाल है कि इंडियन इकोनॉमी में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी गई उसको अडॉप्ट करने के क्या उद्देश्य रखे गए। तो पहला ऑप्शन दे दिया है इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगला ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। देखिए बात समझेंगे, ये जितनी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई, जिनको हम नई आर्थिक नीतियां भी कहते हैं, जिनका मतलब एलपीजी पॉलिसी है। आपको मैं नाम बता देती हूँ। सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, इन्हीं को एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। और एक और सवाल कभी कभी आता है कि इसी को, मतलब यही पॉलिसी को हम यू टर्न पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं, ये सारे अलग अलग नाम क्यों हैं? देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म में नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था, इसलिए नाम हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करी गई थी? मेनली तो 3 थी, एलपीजी, इसलिए शॉर्ट में कहते हैं एलपीजी पॉलिसी। और यू टर्न पॉलिसी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसीज थी जिनके अडॉप्शन से इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पैटर्न में एक तरह का चेंज आया था, बहुत बड़ा चेंज आया था। इकोनॉमी के डेवलपमेंट का ग्राफ नीचे जा रहा था। इस पॉलिसी के अडॉप्शन से एकदम से ग्राफ ऊपर उठ गया, जिससे एक यू तरह का शेप आप वर्चुअली इमेजिन कर सकते हैं कि एकदम से यू टर्न हो गया। इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल कर रही थी और फिर सडनली पॉलिसी के अडॉप्शन से इकोनॉमी का डेवलपमेंट बढ़ने लग गया। तो इस तरह से इन पॉलिसीज़ के ये कुछ नाम हैं। अब है कि इन पॉलिसीज़ को अपनाया क्यों गया था, इनके प्रायोरिटीज़ क्या रखे गए थे, प्राथमिकताएं क्या थी इन पॉलिसीज़ के। सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे। पहला कहता है इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अडॉप्शन का मतलब था कि उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाना, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पहला ऑप्शन। ये तो सही बात है भाई, प्रोडक्शन कम हो रहा था। पहले की नीतियों की वजह से प्राइवेट सेक्टर काम कम करना चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से प्रोडक्शन कम था। तो प्रोडक्शन बढ़ाना कहीं ना कहीं एक उद्देश्य था ज़रूर। दूसरा ऑप्शन देखें तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि इतने हार्ड रूल्स रेगुलेशंस थे जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था और इंडस्ट्रीज़ का सेटअप बहुत कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट और एक्सपेंशन सरकार चाह रही थी कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ बढ़ें, तो उसको भी एक प्राथमिकता के तौर पर, एक उद्देश्य, प्रायोरिटी के तौर पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर रखा गया। तो ऑप्शन बी भी सही होगा। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का विकास। देखिए ये भी ऑप्शन है, बिकॉज इससे पहले रूल्स रेगुलेशंस इतने थे कि प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाह रहा था। अब काम नहीं करने की वजह से उनका खुद का डेवलपमेंट जो है वो कम हो रहा था। देखो, काम नहीं करना चाह रहा था से मतलब है कि इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस थे कि लोग उन नियम कानून के झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप नहीं कर रहे थे, और कुल मिला जुलाकर उनका सेल्फ डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं कम हो रहा था। तो इन सब को बढ़ाना उद्देश्य रखा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो आ ही गया, अभी अभी जो मैंने कहा आपको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इज कॉल्ड, उसे और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है एल टर्न पॉलिसी, ऑप्शन बी कहता है एस टर्न पॉलिसी, ऑप्शन सी है यू टर्न पॉलिसी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब आपको पता लग चुका है बिकॉज अभी अभी मैंने बताया ऑप्शन सी विच इज यू टर्न पॉलिसी। एल टर्न, एस टर्न, ये सब कंफ्यूज करने के लिए पॉलिसीज के नाम दिए हुए हैं। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 और इज ऑप्शन नंबर सी विच इज यू टर्न पॉलिसी। क्यों कहा गया यू टर्न, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 which is the same question actually. Economic reforms in India was started in, and options are 1971, 1991, 2001, 1981. राइट आंसर आपको पता है विच इज़ 1991। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज काफ़ी सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 8 पर चला जाए एंड द क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू economic reforms in India, give the full form of LPG। आपको पता है LPG का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रेफरेंस में इन जनरल एलपीजी का मतलब तो बिल्कुल, आप साइंस के बच्चे हैं तो आपको पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रेफरेंस से बात करें या इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं एलपीजी का, तो फुल फॉर्म आप सबको पता है विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है लो प्राइस गुड्स, थर्ड है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है लाइसेंस कोटा परमिट। इसका सही जवाब आप सबको पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन होगा। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे एंड द क्वेश्चन इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन आर। डिमेरिट्स वाला एक पॉइंट हमने पढ़ा ही था, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है ज़रूर, और पूछा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के आने से कौन से बुरे प्रभाव देखने को मिले? अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी है इनकम डिस्पैरिटी एंड ऑप्शन बी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस देख करके आपको हमेशा आंसर करना है एंड ऑप्शंस में पहले तो सवाल क्या है, सवाल पूछता है कि लिबरलाइजेशन का उल्टा प्रभाव क्या क्या हो सकता है या क्या क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है एग्रीकल्चरल क्राइसिस। ये लिबरलाइजेशन का डिमेरिट या फिर एडवर्स इफेक्ट में इंक्लूड होगा। वाई? बिकॉज एलपीजी, ये जो तीनों पॉलिसीज़ हैं, इन तीनों ही पॉलिसीज़ के डिमेरिट में ये वाला पॉइंट आएगा। बिकॉज एलपीजी पॉलिसी हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी हो, इन पॉलिसीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, कहीं पर भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में, चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है और आप इकोनॉमी के अंदर कोई पॉलिसी लाते हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र नहीं है या उसके डेवलपमेंट के बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है, तो इससे ये पॉलिसी का एक सीधा सीधा डिमेरिट काउंट होता है। और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में से क्राइसिस कैसे आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे? तो
लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के उन लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ जो लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वैसे लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे लोग काम कर रहे थे उन लोगों को इस पॉलिसी से नुकसान उठाना पड़ा, कंपटीशन बहुत टफ हो गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कहीं ना कहीं क्राइसिस आया, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के आने से उन लोगों का किसी भी तरह का कुछ नहीं बन पाया, जिससे कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस जैसी स्थिति आई, बिल्कुल आई। तो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन में वो जाता है। पहला दूसरा ऑप्शन देखिएगा, अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे छोटे उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाले एसएसआई जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ा, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उन कंपटीशन के लेवल को हाई करती चली गई इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, क्वालिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं, और ऑन द सेम टाइम एट द सेम टाइम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन इतना टफ हो गया बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ कि ना वो प्रोडक्शन में बीट कर पाए और ना ही वो क्वालिटी में ही उनको टक्कर दे पाए, जिससे कि छोटे छोटे उद्योगों पर इसका बुरा असर देखने को मिला। नेक्स्ट ऑप्शन है इनकम डिस्पैरिटी, का मतलब है आय में असमानता। बिल्कुल हुआ, अमीरों की इनकम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई और गरीबों का जो इनकम है वो और घट गया, और इस तरह से आय में अंतर देखने को मिला। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। तो आप सब जान चुके होंगे अब तक, सही जवाब ऑप्शन डी है, विच इज़ ऑल ऑफ दीज। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के सारे जो हैं वो बुरे इम्पैक्ट में शामिल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन है, एलपीजी पॉलिसी वाज नेम्ड एज, और ऑप्शन है यू भी सी के। तो एलपीजी पॉलिसी का जो नाम है वो यू टर्न पॉलिसी है, ये हम सबको पता है, ठीक है। चलिए इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं ना, चैप्टर से थोड़े रिपीटेड से हैं, हाँ कुछ अलग से हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। एक और सवाल रिपीटेड है, विच पॉलिसी इज इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एन ऑप्शन दिया हुआ है लिबरलाइजेशन, ए, बी दिया हुआ है प्राइवेटाइजेशन, सी दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन, एंड डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। दो क्वेश्चन हमने स्किप करे, जहाँ पर कहता है कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस आर। ये क्वेश्चन देख करके आप बच्चों को याद आएगा, ये क्वेश्चन जो है वो अभी अभी आपने आज के एग्ज़ाम में दिया भी है इसका आंसर। ओके, सो सवाल है कि वर्तमान में इंडस्ट्रीज़ के नंबर को बताइए, वैसे इंडस्ट्रीज़ के नंबर को बताइए जिनको अभी भी ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए थे और बनाए गए थे, तो उन रूल्स रेगुलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट रूल था लाइसेंसिंग सिस्टम का, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, और उस लाइसेंस को के बिना इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे और ना ही वो किसी तरह का और कोई काम कर सकते थे। तो बाद में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के आने से वो लाइसेंसिंग सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं हटाया गया, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए उस सिस्टम को छोड़ दिया गया। आपसे वही सवाल है कि ऐसे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताइए जिनमें अभी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट बाकी है, बची हुई है। कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 5। 5 ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं राइट नाउ इंडियन इकोनॉमी में जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि लाइसेंसिंग का मतलब है कि वैसे उद्योगों को उत्पादन का लिमिट सरकार के द्वारा मिलेगा, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड होगा, उनकी प्राइसिंग क्या होगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कितना लिमिट तक होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। अब सवाल है कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ तो 5 हैं, कौन कौन से? सबसे पहला है अल्कोहलिक
प्रोडक्ट्स बनाने वाले तमाम इंडस्ट्रीज, ठीक है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गया, सेकेंड हो गया आपका सिगरेट एंड टोबैको, इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने वाली इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंस की जरूरत है राइट नाउ। थर्ड है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव आइटम्स का जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ क्रैकर्स, पटाखे वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, बारूद बनाने की इंडस्ट्री है बेसिकली, उनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ हो गया आपका पॉइजनस डेंजरस केमिकल्स, जितने भी बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या पॉइजनस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, तो डेंजरस केमिकल्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड द फिफ्थ और द लास्ट इज कि कितने हो गए आपके, 5 हो गए, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, सिगरेट, explosive dangerous items, yes, and the next or the last is equipments, हथियार, वेपन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुल 5 हो गए, हथियार बनाने वाले उद्योग, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने वाले उद्योग, सिगरेट एंड टोबैको तंबाकू रिलेटेड जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे उद्योग, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, एंड डेंजरस केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स। चलिए अब बढ़े आगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है टू बिलीव द वर्ल्ड एज ए मार्केट मीन्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और जवाब तो आप सबको पता हो चल जाएगा आई गेस। प्राइवेटाइजेशन, सी ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी है सेंट्रलाइजेशन। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि एक बिलीव जिसमें आप पूरी दुनिया को बाजार समझते हैं, ठीक है, एक ऐसा थॉट या एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप पूरे वर्ल्ड को मार्केट समझ रहे हैं, मतलब आप पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक देश में बैठकर किसी भी कंट्री के कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, किसी भी दूसरे कंट्री के मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरह का जो थॉट है ये क्या कहलाता है? इसको हम क्लियरली कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब ही है कि पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाना। किस तरह से जुड़ जाना, कनेक्शन किस तरह का? तो जुड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड के मामले में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में जुड़ना, दूसरा इन्वेस्टमेंट के मामले में जुड़ जाना, उसके अलावा उधार लोन वगैरह के मामले में लोन एक दूसरे को एक्सचेंज करना। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये ग्लोबलाइजेशन के पार्ट हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है। प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है, लिबरलाइजेशन भी नहीं, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। जब आप कोई पॉलिसी बनाते हो और सिर्फ कुछ ही लोग मिलकर के उसको काम कर रहे हैं, सारे लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, जो कि इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब ग्लोबलाइजेशन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन was formed in the year। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस साल उसकी स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 एंड ऑप्शन डी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में WTO भी कहते हैं और इसका बेसिकली काम ये है कि दो देशों के बीच में जो भी व्यापार संबंधित क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैनेज करना, उनको उनका सेटलमेंट कराना। किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो वो सेटल कराना। सो बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में व्यापार हो रहा है, उसे मैनेज करने के लिए जिस संस्थान की स्थापना की गई उसी का नाम रखा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1995 को हुई है। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी है विच इज 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट
आर्थिक विकास की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी जो है इसका डिसीजन कब लिया गया? डिसीजन वॉज टेकन इन, ये निर्णय कब किया गया कि इंडियन इकोनॉमी के विकास की प्रगति को विकास को बढ़ाना है और उसको बढ़ाने के लिए हमें नई नीतियों की ज़रूरत है। ये फैसला जो है ऑफ कोर्स 1991 में लिया गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए इकोनॉमी के अंदर जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई है और ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा। एक और सवाल है मिलता जुलता, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म वॉज इनिशिएटेड इन। लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो कब इसकी शुरुआत हुई थी? और इसका भी जवाब आपका 1991 है। देखो सवाल के जवाब आपको सेम दिख रहे होंगे लेकिन सवाल पूछने के तरीके बड़े अलग अलग हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन हमको वही होता है। अगर शब्द बदल गया तो आप सोचोगे कि नहीं ये तो कोई नया ही टॉपिक है, इसलिए वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोगों को एक बारी देख लेने होते हैं सो दैट कि हम हर तरह के सवाल का जवाब दे सकें। और देखो सेम सवाल नीचे अभी अभी हमने डिस्कस करा, एक और सवाल है कि लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है उसकी शुरुआत कब हुई? इनिशिएटेड कब किया गया? इनिशिएट करना मतलब शुरुआत करना। और ये जो शुरू हुआ है इसके ऑप्शंस आप देखो कैसे कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है 1985, दूसरा है 1980, चौथा है तीसरा है 1990 और चौथा है 1991। क्लियरली इस सवाल का जवाब भी ऑप्शन नंबर डी होगा विच इज़ 1991। सवाल के जवाब सेम है लेकिन सवाल का फॉर्मेट कंप्लीटली चेंज्ड है एंड यही मेरा मोटिव है कि आपको ये मैं MCQ क्वेश्चन का जो सेशन है ये करा दे रही हूँ सो दैट कि आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएँ। अगला सवाल है और ये इस यूनिट का लास्ट सवाल है। FDI इन होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग सेकेंड जनरेशन was allowed। ऑप्शंस देख लें फिर इत्मीनान से मैं आपको बताऊंगी कि क्या सवाल है और इसका जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 91% एंड ऑप्शन डी 100%। देखिए सवाल है कि FDI, सबसे पहले तो ये जान ले FDI क्या है। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो FDI है ये पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन जिसमें एक इकोनॉमी को हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये उसका पार्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई भी विदेशी आकर आपके देश में पैसा निवेश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। और सवाल ये है कि FDI जो होटल एंड टूरिज्म में है, ठीक है, कई तरह के काम हैं जिसमें होटल एंड टूरिज्म मतलब आपका जिसमें टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, होटल वगैरह जो है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में FDI को कितना सेकेंड जनरेशन के लिए कितना अलाउ कर दिया गया है। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं इंडिया में पहले बिफोर लिबरलाइजेशन रूल बहुत हार्ड थे, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट हो सकता था। तो इसका शुरुआती लिमिट जो है वो 49% था, बाद में इसे बढ़ाकर 51% कर दिया गया और अल्टीमेटली सेकेंड जनरेशन के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 100%। सो आपको पता लग गया सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 100%। राइट नाउ आपके इंडियन इकोनॉमी में FDI जो है उसका लिमिट अलाउड है 100% तक। जी हाँ, कोई भी विदेशी आकर आपके देश में पैसा निवेश कर सकता है 100% तक, यानी कि कोई भी विदेशी अभी आपके देश में आकर कोई भी होटल, किसी तरह का कोई टूरिज्म रिलेटेड काम कर सकता है और वो कम्प्लीटली अलाउड है 1991 के बाद से अंडर द पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन। इसी के साथ हमारा जो यूनिट है यूनिट 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में अगले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।